जब तक कोई इस बात को सोचेगा ना, पलक झपकते ही भारत में हजारों यूपीआई ट्रांजैक्शंस पूरे हो चुके होंगे। बिल्कुल। मतलब करोड़ों रुपए बिना किसी कागज या नकदी के बस एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, और मजेदार बात यह है कि समाज ने ना इसे इतना सामान्य मान लिया है, मतलब अब किसी को इस पर कोई हैरानी भी नहीं होती। सही कहा आपने। लेकिन कभी सोचा है कि जब सड़क किनारे एक चाय वाले को हम 10 रुपए का डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उस चंद सेकंड के पीछे असल में कितनी विशाल और जटिल व्यवस्था काम कर रही है? वही तो। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारा विषय है भारत में ई गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय उपकरण। और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम इस जटिल मशीनरी को एकदम सरल और लॉजिकल तरीके से डिकोड करेंगे। राइट, ताकि एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आसानी से याद रहें। तो चलिए इस मशीनरी के सबसे बुनियादी ढांचे से शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब ई गवर्नेंस की बात होती है तो इसका सीधा मतलब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी आईसीटी का इस्तेमाल करना। हाँ, और इसके 4 मुख्य स्तंभ काम करते हैं: लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। एकदम सही। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इसका स्ट्रक्चर, जो एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। अच्छा, आप उन मोड्स की बात कर रही हैं, जैसे G2C, G2B, G2G। मतलब ये शब्द सुनने में किसी सीक्रेट कोड जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ये इस पूरे सिस्टम के काम करने के अलग अलग मोड्स हैं। ये तय करते हैं कि जानकारी का बहाव किस दिशा में हो रहा है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार ने अपना पुराना धूल भरा ऑफिस बंद करके एक नया 24/7 डिजिटल ऑफिस खोल लिया है, जहां कोई बिचौलिया है ही नहीं। क्या बेहतरीन उदाहरण है। अब जैसे G2C को ही ले लीजिए, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका मैकेनिज्म ये है कि सरकार सीधे नागरिक के डिवाइस तक पहुंच रही है। मतलब बीच के सभी स्तर हटा दिए गए हैं, जैसे पैन कार्ड बनवाना हो या ऑनलाइन टैक्स भरना हो। बिल्कुल। और वहीं G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस में सरकार और कंपनियों के बीच एक सीधा चैनल बनता है। राइट। अगर किसी कंपनी को सरकारी टेंडर भरना है तो उसे किसी दफ्तर में बाबू के पास फाइल ले जाने की जरूरत नहीं है, वो पोर्टल पर डेटा अपलोड कर सकती है। इसी तरह G2G भी तो है ना, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हाँ, अगर पुलिस विभाग का डेटाबेस कोर्ट के सिस्टम से सीधे बात कर सके तो फाइलों को यहाँ से वहाँ ले जाने का जो हफ्तों का समय है वो बच जाता है। ओह अच्छा। और चौथा मोड G2E है, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, जहां सरकारी कर्मचारी अपनी पे स्लिप या छुट्टियों का हिसाब डिजिटल रूप से रख सकते हैं। एग्जैक्टली। इस पूरे वर्गीकरण का मुख्य मैकेनिज्म यही है कि हर जगह से मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जाए ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। लेकिन ये सब रातों रात तो नहीं हुआ होगा। हाँ। मतलब इस पूरे सिस्टम को खड़ा करने की शुरुआत कब हुई? देखिए, इसकी एक बहुत स्पष्ट शुरुआत साल 2006 में हुई थी। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के साथ। हाँ, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी NGP। इसमें 3 लेयर का आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था: ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर और यूजर लेयर। और मुझे लगता है कि जो चीज इस डिजाइन को असल में जमीन पर उतारती है वो 3 बहुत ही अहम ढांचे हैं: CSC, स्वान और SDC। सही कहा। ये तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स है। अच्छा, मैं इन तीनों के आपसी तालमेल को ना एक विशाल रेस्टोरेंट की तरह देखता हूँ। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि SDC यानी स्टेट डेटा सेंटर उस रेस्टोरेंट के विशाल किचन या स्टोरेज रूम की तरह है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, जहाँ सारा डेटा और संसाधन सुरक्षित रखे हुए हैं। ये एनालॉजी काफी अच्छी है। SDC वाकई में वो सुरक्षित बैकएंड है जहाँ हर राज्य का पूरा डिजिटल वजूद, सारा डेटाबेस अत्यधिक सुरक्षित सर्वर्स पर रखा जाता है। अच्छा, और फिर CSC क्या है? और जिस CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर का आपने जिक्र किया, वो उस रेस्टोरेंट के वेटर या फ्रंट डेस्क की तरह है। ओह राइट। ये वो भौतिक केंद्र हैं जहां जाकर वो नागरिक इंटरनेट के जरिए सरकारी सेवाओं से जुड़ सकता है जिसके पास शायद खुद का स्मार्टफोन या अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर SDC किचन है और CSC फ्रंट डेस्क है, तो फिर इन दोनों के बीच का ये स्वान क्या है, यानी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क? क्या ये सरकार का कोई विशाल प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क है? नहीं, स्वान आम इंटरनेट या वाईफाई से बहुत अलग और काफी एडवांस्ड है।
ये एक बहुत ही सुरक्षित एन्क्रिप्टेड डिजिटल राजमार्ग है। अच्छा। हाँ, ये एक प्राइवेट और क्लोज्ड लूप नेटवर्क है जो राज्य के मुख्यालयों को जिला और ब्लॉक स्तर तक जोड़ता है। इसका मैकेनिज्म ये सुनिश्चित करता है कि डेटा सेंटर से जो भी संवेदनशील जानकारी सीएससी तक जाएंगी वो इसी स्वान नेटवर्क से होकर गुजरे। बिल्कुल। और चूंकि ये पब्लिक इंटरनेट से कटा हुआ है, इसलिए इसमें हैकिंग या डेटा लीक का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। ये तो हो गया बैकएंड का आर्किटेक्चर। लेकिन एक आम नागरिक इस पूरी व्यवस्था से बात कैसे करता है? इसके लिए तो किसी डिजिटल पहचान की जरूरत पड़ती होगी ना? हाँ, और यहीं से फ्रंट एंड एप्लीकेशंस की शुरुआत होती है। उमंग ऐप इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसे शायद 2017 में लॉन्च किया गया था ना? सही याद है आपको। ये अकेला ऐप केंद्र और राज्य की 1700 से ज्यादा, असल में लगभग 1745 सेवाओं को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ले आता है। अरे वाह। और फिर डिजिलॉकर की भूमिका आती है। बिल्कुल। जिसने असल में उस प्लास्टिक की फाइल को ही खत्म कर दिया जिसमें लोग अपने सारे अहम कागजात लेके घूमते थे। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी होगी, डिजिलॉकर सिर्फ एक क्लाउड स्टोरेज या गूगल ड्राइव जैसा नहीं है। तो फिर ये अलग कैसे है? इसके पीछे एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा काम करता है। आईटी नियम 2016 का नियम 9A। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। हाँ, यह नियम डिजिलॉकर को इसकी असली ताकत देता है। इसके तहत डिजिलॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेज कानूनी रूप से मूल दस्तावेजों के ही समान हैं। मतलब वो इक्विवेलेंट हैं एकदम। बिल्कुल। इसका मैकेनिज्म ये है कि सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो अथॉरिटी दस्तावेज जारी कर रही है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, राइट, वो सीधे डिजिलॉकर के सर्वर पर डेटा पुश करती है। कोई भी व्यक्ति खुद से कोई फर्जी फाइल अपलोड करके उसे ओरिजिनल प्रमाणित नहीं कर सकता। यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस उसे देखकर मान लेती है, क्योंकि वो डेटा सीधे विभाग के सर्वर से आ रहा है। ये बहुत लॉजिकल है। हाँ। लेकिन एक सवाल है, जहां कागज नहीं है वहां हस्ताक्षर कैसे होते हैं? और डिजिटल सिग्नेचर के कंसेप्ट को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत ज्यादा। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने टैबलेट की स्क्रीन पर जो ऐसे स्टाइलिस से साइन किया है या कागज पर साइन करके जो फोटो खींची है वही डिजिटल सिग्नेचर है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसे तकनीक के नजरिए से साफ करना बहुत जरूरी है। डिजिटल सिग्नेचर कोई इमेज या चित्र है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ये क्रिप्टोग्राफी के विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही जटिल गणितीय कोड है। क्रिप्टोग्राफी। हाँ, जब कोई डिजिटल दस्तावेज साइन किया जाता है तो सिस्टम 2 कीज या कहें कि गणितीय चाबियों का इस्तेमाल करता है, एक प्राइवेट की और दूसरी पब्लिक की। एक ताले के लिए 2 अलग-अलग चाबियां? ये तो बड़ा अजीब है। इनका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? क्या ये प्राइवेट की किसी घर की चाबी जैसी है? नहीं, ये घर की चाबी से थोड़ी अलग है। देखिए, घर की चाबी से ताला खुलता भी है और बंद भी होता है, लेकिन यहां सिस्टम एक तरफा काम करता है। मान लीजिए कि प्राइवेट की एक ऐसी डिजिटल मोहर है जो दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सुरक्षित है। जब वो व्यक्ति किसी दस्तावेज पर अपनी प्राइवेट की से मोहर लगाता है तो वो दस्तावेज एक जटिल कोड में लॉक हो जाता है। समझ रहा हूं। अब इस मोहर को देखकर कोई भी सिस्टम ये पहचान सके कि ये उसी व्यक्ति की है, इसके लिए एक पब्लिक की होती है। मतलब पब्लिक की एक तरह का ओपन मैनुअल या डिकोडर है जो दुनिया में सबको बताता है कि हाँ, ये मोहर असल में उसी व्यक्ति की है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। एकदम सटीक। और यहीं पर एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट जुड़ता है, नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका तकनीकी अर्थ यह है कि एक बार जब प्राइवेट की से कोई दस्तावेज एन्क्रिप्ट या साइन हो गया, और पब्लिक की ने उसे कंफर्म कर दिया, तो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर इस बात से मुकर नहीं सकता कि उसने वो साइन नहीं किया है। अरे वाह, ये मैकेनिज्म तो किसी भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को 100% सुरक्षित और विवाद रहित बना देता है। बिल्कुल। तो जब पहचान इतनी मजबूती से डिजिटल हो गई, दस्तावेज और हस्ताक्षर डिजिटल हो गए, तो अगला तार्किक कदम था पैसे का डिजिटल होना। सही बात है। और यहीं से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का असली इंजन चालू होता है। इस इंजन का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी पुर्जा है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने तैयार किया था। राइट। और इसके बाद 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप ने इसे आम जनता तक पहुंचाने का काम किया।
वैसे ये जो यूपीआई के काम करने का मैकेनिज्म है, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। यूपीआई के पीछे का मैकेनिज्म मुख्य रूप से 2 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है पुश और पुल आर्किटेक्चर और दूसरा है वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो पहले ये पुश और पुल मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, पारंपरिक बैंकिंग में एक व्यक्ति सिर्फ दूसरे को पैसे भेज सकता था, जिसे पुश कहते हैं। हाँ। लेकिन यूपीआई में पुल की सुविधा है, जहां एक दुकानदार किसी के नंबर पर एक रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मुझे 50 रुपए दें, और सामने वाला व्यक्ति बस एक पिन डालकर उस पैसे को अपने खाते से कटने की मंजूरी दे सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ बिना बैंक अकाउंट नंबर जाने हो जाता है। वीपीए एक तरह के डिजिटल मुखौटे की तरह काम करता है। बिल्कुल, एक एलियास की तरह। हाँ, किसी का भी संवेदनशील बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड एक साधारण सी आईडी जैसे कि नाम @बैंक के पीछे छुप जाता है। राइट। जब कोई वीपीए पर पैसे भेजता है तो बैकएंड पर एनपीसीआई का सर्वर उस आईडी को डिकोड करता है, असली बैंक खाते का पता लगाता है और सुरक्षा के साथ सेटलमेंट कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक एंड यूजर को दूसरे की बैंकिंग डिटेल्स कभी पता नहीं चलती, जो प्राइवेसी या गोपनीयता के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। ये व्यवस्था स्मार्टफोन और तेज इंटरनेट कनेक्शन होने पर तो बहुत जादुई लगती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, जब हम पूरे देश के सिस्टम की बात करते हैं तो डिजिटल डिवाइड की एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत सामने आती है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में संसाधनों का भारी अंतर है। ये एक बहुत जायज सवाल है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूर दराज के गांव में है, जिसके पास न तो इंटरनेट की सुविधा है और ना ही कोई स्मार्टफोन है, क्या वो इस डिजिटल अर्थव्यवस्था से पूरी तरह बाहर हो जाता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो डिजिटल गवर्नेंस का डिजाइन तब तक पूरा नहीं होता जब तक आखिरी इंसान उसमें शामिल ना हो। बिल्कुल। सिस्टम में इस समस्या के 2 बहुत ही मजबूत तकनीकी समाधान बनाए गए हैं। पहला है AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS। तो इसमें आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए होता है या लेन देन के लिए भी? इसमें बायोमेट्रिक डेटा ही पासवर्ड का काम करता है। गांव में एक बैंकिंग मित्र अपने पास एक छोटा सा माइक्रो ATM मशीन लेकर आता है। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपना आधार नंबर बताना है और मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन देना है। अरे वाह! क्योंकि आधार नंबर सीधे बैंक खाते से जुड़ा है, सर्वर तुरंत बायोमेट्रिक डेटा का मिलान करता है। सही पाए जाने पर व्यक्ति बिना किसी ATM कार्ड या फोन के नकद पैसे निकाल या जमा कर सकता है। ये तो बहुत बेहतरीन है। और अगर किसी के पास फीचर फोन है, मतलब सिर्फ बटनों वाला साधारण फोन, तो उसके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए USSD तकनीक काम करती है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अच्छा, ये कैसे काम करता है? एक व्यक्ति अपने बेसिक फोन से एक खास कोड डायल करता है और बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के सीधे टेलीकॉम नेटवर्क के सिग्नलिंग चैनल के जरिए फोन की स्क्रीन पर बैंकिंग का एक मेन्यू आ जाता है। राइट। ये नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ये तकनीक साबित करती है कि वित्तीय समावेशन के लिए सिर्फ महंगे स्मार्टफोन्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये तकनीकें दिखाती हैं कि डिजिटल रास्ते हर किसी के लिए खुले हैं। अब अगर हम छोटी यूपीआई पेमेंट से आगे बढ़कर पारंपरिक बैंकिंग के डिजिटल अवतार की तरफ चलें, हाँ, जो बड़े ट्रांसफर्स होते हैं, तो वहां फंड ट्रांसफर करने के 3 अहम तरीके मिलते हैं: NEFT, RTGS और IMPS। इन तीनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं और एग्जाम्स में इस पर बहुत सवाल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। NEFT 2005 में शुरू हुआ था और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बैचेस में काम करता है। हाँ, NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसके बैच में काम करने का एक बहुत ही तार्किक तकनीकी कारण है। वो क्या है? देखिए, बैंकिंग सिस्टम हर रोज लाखों छोटे छोटे लेन देन प्रोसेस करता है। अगर हर छोटे ट्रांजैक्शन के लिए बैंक का मुख्य सर्वर बार बार सेटलमेंट करने लगे तो कोर बैंकिंग सिस्टम पर बहुत भारी लोड पड़ेगा। ये तो है। इसलिए NEFT इन सभी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टम में इकट्ठा करता है और हर आधे घंटे के अंतराल पर उस पूरे बैच को एक साथ क्लियर कर देता है। इससे सिस्टम की स्थिरता बनी रहती है। ओह अच्छा, ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति दिन भर की सारी चिट्ठियों को एक साथ इकट्ठा करे और फिर एक ही बार में पोस्ट ऑफिस जाकर दे आए। बिल्कुल सही उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ RTGS है, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये 2004 में आया और इसका डिजाइन ही रियल टाइम के लिए है।
हाँ, आरटीजीएस एक एक्सप्रेस हाईवे की तरह है जिसे भारी और बड़े लेन देन के लिए बनाया गया है। इसमें पैसा बिना किसी बैच के सीधे और तुरंत दूसरे खाते में पहुंच जाता है। लेकिन सिस्टम को छोटे ट्रांजैक्शन के ट्रैफिक से बचाने के लिए इसकी एक न्यूनतम सीमा तय कर दी गई है जो कि 2 लाख रुपए है। राइट, और इन दोनों के बीच का संतुलन बनाता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हाँ, ये रियल टाइम भी है और 24/7 काम करता है। इसके साथ ही इन सभी बैंकिंग ट्रांसफर्स में एक कोड का इस्तेमाल होता है, IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जी, ये हमेशा 11 कैरेक्टर का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इसके पहले 4 कैरेक्टर बैंक का नाम बताते हैं और आखिरी 6 कैरेक्टर ब्रांच का कोड बताते हैं। और इसके 5वें कैरेक्टर के बारे में एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। हाँ, जो 5वां कैरेक्टर होता है वो हमेशा 0 होता है, जिसे भविष्य में सिस्टम के विस्तार के लिए रिजर्व रखा गया है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट दिखाते हैं कि वित्तीय ढांचे को कितने लंबे समय की सोच के साथ बनाया गया है। और पारंपरिक बैंकिंग की बात हो और कार्ड्स का जिक्र न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, कार्ड्स तो बहुत जरूरी हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स ने लेन देन का तरीका ही बदल दिया। देखिए, अगर सरल भाषा में कहूं तो डेबिट कार्ड मतलब अपनी जेब से खर्च करना और क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक से छोटी अवधि का लोन लेना। एकदम सटीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था और पहला ATM HSBC बैंक द्वारा लगाया गया था। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन आज के समय में कार्ड्स के साथ सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी का है। बिल्कुल। जब हम अपना कार्ड कहीं स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं तो तकनीक उस डेटा को चोरी होने से कैसे बचाती है? तो इसके लिए सुरक्षा की कई परतें बनाई गई है ना। सबसे पहली भौतिक लेयर है EMV चिप। हाँ, पुराने मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड्स का डेटा एक स्थिर लकीर की तरह होता था जिसे आसानी से कॉपी करके क्लोन बनाया जा सकता था। राइट। लेकिन EMV चिप एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर है। हर बार जब इसे मशीन में डाला जाता है तो ये उस एक खास ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक डायनामिक कोड जनरेट करता है। हैकर अगर उस कोड को चुरा भी ले तो वो उसे किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओह, ये तो ऑफलाइन बात हो गई। और ऑनलाइन पेमेंट्स में आजकल टोकनाइजेशन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपना कार्ड सेव करता है तो वेबसाइट को उसका असली कार्ड नंबर नहीं मिलता। बिल्कुल। टोकनाइजेशन डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा का एक मास्टर स्ट्रोक है। जब कोई व्यक्ति अपना 16 अंकों का कार्ड नंबर किसी मर्चेंट ऐप पर डालता है तो वीजा या मास्टर कार्ड जैसा नेटवर्क उस नंबर को एक रैंडम 16 अंकों के टोकन में बदल देता है। अच्छा। उस ऐप के सर्वर पर सिर्फ वो टोकन सेव होता है। जब पेमेंट होती है तो ऐप उस टोकन को नेटवर्क के पास भेजता है। नेटवर्क अपने सुरक्षित वॉल्ट में चेक करता है कि ये टोकन किस कार्ड का है और फिर बैंक से पेमेंट प्रोसेस कर देता है। यानी अगर कल को उस ई-कॉमर्स ऐप का डेटाबेस हैक भी हो जाए तो हैकर्स के हाथ सिर्फ वो रैंडम टोकन लगेंगे जो उस ऐप के बाहर पूरी तरह से बेकार हैं। बिल्कुल बेकार है। इसके साथ ही कार्ड के पीछे छपा CVV और फोन पर आने वाला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी OTP इस सुरक्षा घेरे को और भी मजबूत कर देते हैं। और इस पूरी इकोसिस्टम में लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि ई-रूपी। जी, ई-रूपी कोई आम डिजिटल करेंसी नहीं है बल्कि एक ई-वाउचर है। मतलब ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, जैसे सब्सिडी का पैसा, ताकि वो उसी काम में खर्च हो जिसके लिए दिया गया है। राइट। ई-रूपी दिखाता है कि डिजिटल फाइनेंस को किस तरह से टारगेटेड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और छोटा सा फैक्ट है कि भारतीय रुपये के चिन्ह को 2010 में मान्यता मिली थी। बिल्कुल। तो जब हम इस पूरे डिजिटल सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही लंबी और सफल यात्रा नजर आती है। 1970 के दशक में जब NIC की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज के भाषणी जैसे प्लेटफॉर्म तक। भाषणी जो AI का इस्तेमाल करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद कर रहा है ताकि डिजिटल दुनिया हर भाषा बोलने वाले तक पहुंच सके। हाँ, तो धूल भरी सरकारी फाइलों से लेकर इस AI आधारित ई-गवर्नेंस तक ये तकनीकी विकास वाकई एक शानदार केस स्टडी है। यह ढांचा निश्चित रूप से अभूतपूर्व सुविधा, गति और पारदर्शिता देता है। लेकिन जब हर एक चीज को इतनी गहराई से जोड़ दिया जाता है तो इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि आज इस सुपर कन्वीनियंस की दुनिया में जब किसी व्यक्ति की पहचान, उसके पैसे, उसके दस्तावेज, सब कुछ डिजी लॉकर से लेकर UPI तक एक सिंगल डिजिटल धागे से जुड़ गए हैं,
तो उस व्यक्तिगत डेटा का अंतिम मालिक आखिर कौन है? और इससे भी बड़ी बात, अगर कल को किसी तकनीकी गड़बड़ी, विशाल साइबर अटैक या सर्वर आउटेज के कारण ये पूरा नेटवर्क एक साथ बैठ जाए, तो क्या होगा? क्या हम एक झटके में पूरी तरह से डिजिटल रूप से लकवाग्रस्त हो जाएंगे? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। जिस व्यवस्था ने इतनी आजादी और गति दी है, कहीं समाज उसी व्यवस्था पर पूरी तरह से निर्भर होकर बंद तो नहीं क्या है? बिल्कुल। खैर, इस गहरे और दार्शनिक सवाल के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी। एक सिस्टम जो इतना विशाल है, वो सिर्फ सुविधा नहीं देता, बल्कि आने वाले कल की दिशा भी तय करता है। फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। तब तक के लिए सीखते रहिए।